Hello everyone. Now we are going to study biotechnology and its application, lecture third. इसके अंदर हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। इसके पहले हमारा डिस्कस हो चुका है लेक्चर 2 में एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन केस ऑफ एग्रीकल्चर। तो अब जो बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन है इन मेडिसिन, इसके अंदर हमको देखना है थेरापेटिक एजेंट कौन से हो गए, उसके बाद इंसुलिन का प्रिपरेशन कैसा होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, विद हेल्प ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेरापेटिक ड्रग बनाते हैं। तो वो ड्रग कैसे बनाए जाएंगे और उनकी एप्लीकेशन क्या है, ये वन बाय वन देखने का है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी हेल्प्स फॉर द मास प्रोडक्शन। मास मतलब बल्क में प्रोडक्शन करने के लिए। और आपको पता होगा, देखो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर वैक्सीन कोई अच्छी तरह से बना सकता है तो वो इंडिया बना सकता है, क्योंकि करंटली जो कोविड पैंडेमिक चल रहा है, आज अगर डेट देखा जाए तो आज डेट है 16 अक्टूबर 2020। तो अभी तक कोरोना की वैक्सीन नहीं मिली है। जब मिलेगी तो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा अगर करना होगा तो वो इंडिया ही करेगा, डिस्कवर कोई भी करे, पर उसके प्रोडक्शन के लिए इंडिया लगेगा। तो ये जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी ये हेल्पफुल है कि वैक्सीन बनाने में। तो प्रोडक्ट फ्रॉम द नॉन ह्यूमन सोर्स और non-human source induce unwanted immunological response, but RDNA recombinant therapeutic does not have such a problem। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बाकी जो बनाते हैं कोई मेडिसिन कुछ ये अलग चीज़, तो वो अगर हमारे बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होता है तो हमारी बॉडी के जो इम्यून सेल है वो उसके साथ कॉम्पीट करता है, बीइंग इट इज़ अ फॉरेन पार्टिकल। इसलिए तो एट प्रेजेंट नियर अबाउट 30 थेरापेटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड, ऑफ दिस 12 आर मार्केटेड इन द इंडिया। तो ये देखना हमको मेनली एप्लीकेशन में जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन प्रोडक्शन। अभी का जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम यही देखेंगे इंसुलिन प्रोडक्शन कैसा होगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जीन थेरेपी एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से कि थेरापेटिक ड्रग कौन से और इंसुलिन का प्रोडक्शन कैसे होगा। तो ये देखना हमको सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय थेरापेटिक ड्रग्स। तो देखें, ये देखेंगे स्टार्ट से। तो थेरापेटिक एजेंट या थेरापेटिक जो ड्रग्स होते हैं, इसके अंदर हम मेनली कंसिडर करते हैं थेरापेटिक एजेंट्स को, थेराप्यूटिक एजेंट्स। अब देखिए थेरापेटिक एजेंट्स किसको बोलते हैं, ये एक प्रोटीन होता है, दीज आर द प्रोटीन विथ पोटेंशियल एज अ फार्मास्यूटिकल एजेंट एंड आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म। ऐसे प्रोटीन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। फार्मेसी मतलब समझ में आता है, जिसके अंदर हम मेडिसिन बनाएंगे और उसका एप्लीकेशन क्या है ये भी फिगर आउट करते हैं। तो एंजाइम को भी यूज कर सकते हैं इस पर्पस के लिए। तो थेरापेटिक एजेंट किसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे प्रोटीन प्रोटीन जो यूजफुल रहेगा, प्रोटीन विथ पोटेंशियल फार्मास्यूटिकल agent are produced by using genetically engineered organism। तो उसको यूज करेंगे हम by using genetically engineered organism। तो इसके लिए प्रोटीन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, या एंजाइम हमको पता है कि एंजाइम भी इस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। एंजाइम कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। एंजाइम्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो कौन से एंजाइम प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो एग्जांपल अगर देखा जाए तो डीएनए इज वन, इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। और एक अल्जिनेट लाइस, ये एक एंजाइम है जो एरोसोल के अंदर यूज करता है। एंड डीएनए इज 1,5 एंड अल्जिनेट लाइस have been used in aerosol। aerosol मतलब पता है, देखो aero means एयर और SOL का मतलब होता है सॉलिड। तो और कुछ इसके अंदर अगर देखा जाए तो और डिफरेंट टाइप के कीमोथेरापेटिक एजेंट रह सकते हैं, जो वन बाय वन मैं यहीं पर बोलूँगा आपको। तो देखिए
ये होने के बाद यहाँ पर बोलूँगा और कौन से कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स होते हैं कि जो हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर तो समझ में आएगा। और कौन से कीमोथेरेपेटिक एजेंट है कि जिसको यूज कर सकते हैं, तो इसके अंदर आता है फर्स्ट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शन होता है ई कोलाई के लिए। और किसके अंदर यूज़ करेंगे हम, डार्कनेस जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए। डार्कनेस मतलब हमको समझ में आता है जब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है जिसको हम सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन बोलते हैं, जो सीक्रेट होगा बाय पिट्यूटरी ग्लैंड और एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन पर एक्ट करके हाइट बढ़ाने में काम करता है। अगर ये हार्मोन वर्क नहीं करेगा तो हाइट बढ़ेगी नहीं, छोटा हो जाता है। और ज़्यादा सिक्रेशन हुआ तो अलग उसके डिसऑर्डर दिखेंगे, तो वो समझ में आता है जाइजेंटिज्म जैसे होता है तो वैसे होगा। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ये जो है ये कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, दिस हार्मोन इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ई कोलाई, ऑब्टेन्ड फ्रॉम ई कोलाई। ई कोलाई मतलब पता है आपको, इस्चेरिशिया कोलाई। किसके लिए यूज करते हैं हम, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डार्कनेस, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस तो इसके लिए यूज किया जाएगा। उसके बाद देखिए और एक हार्मोन है जिसका नाम है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। तो ये हार्मोन भी प्रोड्यूस होता है बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग और इसको यूज किया जाता है इन केस ऑफ इनफर्टिलिटी। उसके बाद इंटरफेरॉन प्रोड्यूस किया जाता है। इंटरफेरॉन ये एंटीवायरल प्रोटीन है, एंटीवायरल सब्सटेंस है। इंटरफेरॉन नाम से समझ में आता है कि ये इंटरफेयर कर रहा है किसके साथ, वायरल रेप्लिकेशन के साथ। जैसे देखो ये मेरी स्किन है, अगर यहाँ पर वायरस गिरा तो इंटरफेरॉन क्या करेगा, उसका जो वायरस है उसके रेप्लिकेशन से इंटरफेयर करेगा, उसको रेप्लिकेशन नहीं करने देगा, मतलब डुप्लीकेशन नहीं होगा। डुप्लीकेशन नहीं होता इन्फेक्शन नहीं होगा, तो उसके लिए इंटरफेरॉन काम का होता है। तो यहाँ पर नंबर 2 में देखेंगे हम HCG हार्मोन। HCG मतलब मैंने अभी आपको बोला है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, तो इसको यूज करता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। यहाँ पर लॉन्ग फॉर्म लिख देता हूँ, कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। गोनाडो मतलब गोनाड्स, ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये भी कैसे सिंथेसाइज किया जा रहा है, बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, सिंथेसाइज बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। और कहाँ पर यूज हो रहा है इसका, इन केस ऑफ इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, फर्टिलिटी LITY, इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए। उसके बाद मैंने बोला आपको कि INF को यूज किया जा सकता है। INF मतलब इंटरफेरॉन, तो इसका लॉन्ग फॉर्म है इंटरफेरॉन और ये भी प्रोड्यूस किया जाता है बाय ई कोलाई, इंटरफेरॉन। यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिखता हूँ क्योंकि टाइम भी बचा ना, इसलिए ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए। तो ई कोलाई ये कमर्शियली प्रिपेयर करेंगे विद हेल्प, और किसके लिए, ई कोलाई से प्रोड्यूस किया जाएगा ये इंटरफेरॉन। और कहाँ पर यूज करें हम, इन ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इन्फेक्शन, इन ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन तो इसके लिए। और कैंसर के लिए भी यूज किया जाता है, एंड फॉर कैंसर ऑल्सो। तो इंटरफेरॉन सबसे पहले प्रोड्यूस किए थे बाय RDNA टेक्नोलॉजी और साइंटिस्ट का नाम था चार्ल्स वाइसमैन। अराउंड 1918 में ये सिंथेसाइज किया गया था। और वो जो जीन थे वो इंटरफेरॉन प्रोडक्शन के लिए ई कोलाई के अंदर इंसर्ट किए थे। तो ये याद रखिए कि फर्स्ट इंटरफेरॉन was produced by RDNA technology, was produced by RDNA टेक्नोलॉजी। किन्होंने प्रोड्यूस किया था, ये साइंटिस्ट का नाम है चार्ल्स वेसमैन। कब, अराउंड 1980 में इन्होंने प्रोड्यूस किया था। और क्या किया था इन्होंने, ही इंसर्टेड जीन फॉर इंटरफेरॉन प्रोडक्शन इन ई कोलाई। जो लिखा है उसका आप स्क्रीनशॉट निकाल कर आप सेव कर सकते हैं, या ये एज इट इज नोट्स आप यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा जाएगा। उसके बाद देखिए आयल मतलब इंटरल्यूकिन, इंटरल्यूकिन। अब ये इंटरल्यूकिन क्या होता है, तो ये जो इंटरल्यूकिन है ये भी प्रोड्यूस किए जाते हैं ई कोलाई से, और इनको
यूज किया जाता है हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो ये भी इसी से प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इंटरल्यूकिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ई कोलाई, प्रोड्यूस्ड बाय ई कोलाई टू इंक्रीज इम्यूनिटी। किसके लिए? टू स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम। तो इसके लिए इसको यूज किया जा सकता है। उसके बाद देखो और एक कंपाउंड आता है जिसको कहा जाता है टीपीए। टीपीए मतलब टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। अब नाम से समझ में आता होगा तो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर कहाँ पर है। तो ये क्या करता है, हमारे ब्लड में जो क्लॉट प्रोड्यूस होता है जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उनको डिसॉल्व करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो ये जो एंजाइम है ये ब्लड क्लॉटिंग को कम करने के लिए काम कर रहा है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस कम हो गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए टिश्यू प्लाज्मिनोजन, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, क्या ये एंजाइम है, जिसका ना एंजाइम कहाँ पर यूज हो रहा है, ब्लड क्लॉट डिसॉल्व के लिए, इज यूज्ड टू डिसॉल्व ब्लड क्लॉट, टू डिसॉल्व blood clots, blood clotting। किसके अंदर? इन हार्ट अटैक एंड जो स्ट्रोक होगा उसके अंदर ब्लड क्लॉट इन हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। उसके बाद देखिए और वैरायटी ऑफ कंपाउंड भी तैयार करने आते हैं, जिसके अंदर आता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है, उसके बाद प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है, पेनिसिलिन जी, असाइक्लेज, इसको भी यूज किया जाता है। तो ये भी कंपाउंड है। नंबर 6 में देखिए अब क्या बोल रहा हूँ मैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। हीमोफिलिया हमको पता है, जिसके अंदर देखो एक बार मार अगर लगा कहीं पर बॉडी पर इंजुरी है, तो वहां से जब ब्लड निकलना स्टार्ट होगा तो वो ब्लड कोआगुलेट होने को बहुत टाइम लगाता है, इजीली कोआगुलेट होता नहीं। तो ब्लड का वॉल्यूम अगर ज़्यादा जाएगा तो फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल जाएगा, तो उसको कहा जाता है हीमोफीलिया। और ये हमारा हुआ है, इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं जहाँ पर मैंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एक्सप्लेन किया, टोटल 13 लेक्चर है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। तो अब उसको क्योर करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, एंटी हीमोफिलिक ह्यूमन फैक्टर प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसको कहा जाता है फैक्टर नंबर 8 विद द हेल्प ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी। तो क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, जिसको कहा जाएगा फैक्टर नंबर 8। ये तो ये जो फैक्टर है एंटी हीमोफिलिक ह्यूमन फैक्टर बोलेंगे इसको, एंटी हीमोफिलिक ह्यूमन फैक्टर, जिसको कहा जाएगा फैक्टर नंबर 8। तो ये प्रोड्यूस किया जाता है क्योंकि हमको पता है 12 फैक्टर होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इसके अंदर का ये भी फैक्टर। तो ये इज यूज्ड बाय आरडीएनए, इज यूज्ड बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी से हम यूज करेंगे। और इससे क्या करेंगे हम, आरडीएनए ये इसको हीमोफिलिया में मेनली यूज करेंगे, इज यूज्ड बाय, यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ आरडीएनए, फिर समझ में आ जाएगा आपको, इज यूज्ड बाय पीपल विथ हीमोफिलिया, पीपल विथ हीमोफिलिया। किसके लिए यूज करते हैं, टू प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट करना है, तो टू प्रिवेंट ब्लीडिंग और प्रिपेयरिंग फॉर देम सर्जरी, टू प्रिवेंट फ्रॉम हीमोफिलिया, हीमोफिलिया और सर्जरी, और प्रिपेयरिंग देम फॉर सर्जरी, और प्रिपेयरिंग देम फॉर सर्जरी। तो इसके लिए यूज कर सकते हैं सर्जरी। तो ये इसके एप्लीकेशन देखिए, और 2 मोर एप्लीकेशन है जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा आप वीडियो को पॉज करके, उसके बाद फिर और ओनली 2 एप्लीकेशन है वो बोलकर फिर आगे हम देखेंगे कि इंसुलिन का प्रोडक्शन कैसे होगा। तो इतना पहले याद रखिए, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। उसके बाद देखिए और 2 एप्लीकेशन है, देखिए मैंने इसके बाद बोला था आपको ये 7 नंबर का एप्लीकेशन, जहाँ पर मैंने आपको बोला कि जो प्लेटलेट्स रहता है विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रोथ फैक्टर, ये भी प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी, और इसको यूज किया जाता है इन स्टिमुलेटिंग वुंड हीलिंग, जहाँ जहाँ पर जख्म लगी है, मार लगा है, जिसकी वजह से वुंड क्रिएट हुई,
तो उसको अच्छा करने के लिए प्लेटलेट को हम यूज़ किया जाता है। तो प्लेटलेट हमको पता है ये क्लॉटिंग के लिए काम को आएगा। तो प्लेटलेट्स ऑब्टेन फ्रॉम, प्लेटलेट्स जो रहेंगे, या इसको बोलेंगे हम प्लेटलेट्स डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, produced by RDNA technology, produced by RDNA टेक्नोलॉजी। तो जो RDNA टेक्नोलॉजी से ये जो प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस हो रहा है, इनको यूज किया जाता है, इज यूज्ड इन, कहाँ पर यूज कर रहे हैं हम, कि वुंड हीलिंग के लिए, इन स्टिमुलेटिंग वुंड हीलिंग। तो इसके अंदर यूज किया जाएगा वुंड हीलिंग, वुंड हीलिंग, जख्म जो होते हैं उनको भरने के लिए, तो इसको यूज किया जाएगा। और लास्ट एप्लीकेशन जो इसके अंदर बोलना कहा मुझे, तो वो रहेगा पेनिसिलिन जी अकाइलेस। तो इसको भी यूज किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, और ये जो एंजाइम होता है ये कन्वर्ट करता है पेनिसिलिन को इनटू 6 अमाइनो पेनिसिलिन एसिड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एंटीबायोटिक। तो इसके लिए काम पाएगा कौन सा एंटीबायोटिक, ये पेनिसिलिन जी, ये नाम है इसका लेस। तो इसको भी यूज किया जाता है, ये प्रोड्यूस होगा बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्रोड्यूस बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग। कहाँ पर यूज करें, तो इसको हम कन्वर्ट करने के लिए यूज टू कन्वर्ट पेनिसिलिन, इसको पेनिसिलिन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं पेनिसिलिन इनटू 6 अमाइनो पेनिसिलिन एसिड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एंटीबायोटिक, नया एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एंटीबायोटिक्स। तो ये याद रखने का। तो ये हो गया थेरापेटिक एजेंट। अब हमको देखने का नेक्स्ट केमिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो केमिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन कैसे प्रोड्यूस होता है और किसने ये सबसे पहले प्रोड्यूस किया था। तो सबसे पहले ये जो इंसुलिन था वो प्रोड्यूस किया था बाय 2 साइंटिस्ट जिनका नाम था बैंटिंग एंड बेस्ट, एंड इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स ऑफ अबेटर एनिमल, वहां से ये प्रोड्यूस करता है। तो इंसुलिन इज यूज्ड टू मैनेज द ऑनसेट ऑफ डायबिटीज। यहाँ पर कलर चूज कर लेता हूँ मैं, इजी जाएगा। देखिए, तो इंसुलिन यूज टू मैनेज द डायबिटीज। डायबिटीज हमको पता है नॉर्मली हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर ग्लूकोज की लेवल रहनी चाहिए 180 मिलीग्राम पर 100 ml, इतना ये नॉर्मल होना चाहिए। पर 100 ml में 180 मिलीग्राम इतना ग्लूकोज होना चाहिए। पर ये अगर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन नहीं हो रहा, हमको पता है, देखो नॉर्मली हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर जो पैनक्रियास है, तो पैनक्रियास का फंक्शन हमको पता है, देखो एंजाइम एज वेल एज हार्मोन दोनों प्रोड्यूस करता है। तो जो पैनक्रियास रहेगा जहाँ पे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है वहां से क्या होता है 3 टाइप के सेल रहते हैं, अल्फा बीटा गामा। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो ये जो रहते हैं इसके अंदर हमको पता है अल्फा बीटा और गामा, ये तीनों सेल लेंगे। तो ये अल्फा ग्लूकागॉन स्टिमुलेट करेगा, बीटा इंसुलिन, और ये जो गामा सेल है ये प्रोड्यूस करता है सोमैटोस्टाइन। तो ग्लूकागॉन ग्लूकोज के लेवल बढ़ाएगा, इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल कम करेगा। तो इन दोनों के बीच में मतलब एक एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है, एक बढ़ा रहा है दूसरा कम कर रहा है। तो इसके बीच में क्या होता है, लेवल मेंटेन होता है। जैसे देखो हम अगर रनिंग किए तो हमारा बीपी बढ़ गया, रेस्ट कर रहे तो बीपी कम होगा, मतलब लेवल पे आ जाएगा। तो जब ये बीटा सेल में कुछ फॉल्ट आए तो इंसुलिन का सिंथेसिस बराबर नहीं होगा और डायबिटीज होगा। तो ये इंसुलिन हमको चाहिए, तो ये हम कैसे सिंथेसाइज करेंगे, तो ये देखने का हमको विद द हेल्प ऑफ दिस RDNA टेक्नोलॉजी। तो ये देखने का हमको यहाँ पर
तो देखिए इंसुलिन पहले कहाँ से मिलता था? फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ एनिमल लाइक कैटर एंड पिग्स। इनको कहा जाता है अबोटर एनिमल। अबोटर एनिमल मतलब कट करने के बाद, अबोटर एनिमल एनिमल्स। पहले जो इंसुलिन था वो अबोटर एनिमल से डिराइव किया जाता था, निकाला जाता था। इनका मीनिंग होता है कि जो एनिमल स्लॉटर हाउस में होता है, कत्ल खाना, जहाँ पे मारने के बाद जो एनिमल है तो उनमें से इंसुलिन डिराइव करना है, तो वहाँ पर। तो कैटल और पिग से भी जब पहले इंसुलिन निकालते थे तो उससे होता था एलर्जी और अदर टाइप के रिएक्शन होते थे। बीइंग जो इंसुलिन हम अदर एनिमल से ह्यूमन के अंदर डाल रहे हैं तो वो फॉरेन प्रोडक्ट हो गया, तो हमारे जो इम्यून सेल है वो उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, तो उसको क्या कहा जाएगा, यानी कि इसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस होंगे। एलर्जी मतलब हाइपर सेंसिटिविटी। तो अब क्या करते हैं, अब हम इंसुलिन बना सकते हैं विद हेल्प ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, जहाँ पर हम बैक्टीरिया को यूज कर रहे हैं। तो कैसे प्रोड्यूस करेंगे वही हमको यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आइसोलेट द प्लाज्मिड डीएनए एंड ह्यूमन डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए मतलब हमको पता है प्लाज्मिड किसके अंदर आएगा, बैक्टीरिया के अंदर आएगा, तो उस प्लाज्मिड को बाहर निकालने का। फिर ह्यूमन का डीएनए निकालने का। कट बोथ द डीएनए सैंपल्स विद द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो ये करने का। फिर उसके बाद मिक्स द डीएनएस दैट जॉइन द बेस पेयरिंग एंड प्रोड्यूस द आरडीएनए plasmid and many chromosome plasmid and introduce DNA into the bacterial cell which have mutation their own। सिंपली देखो क्या करना है इसके अंदर, समझ में आता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड किसका है, बैक्टीरिया का। कौन सा बैक्टीरिया, ये ई कोलाई। अब प्रॉब्लम क्या था, देखो हमारे अंदर जो इंसुलिन है, यहाँ पर आपको दिखता है ये इंसुलिन, तो हमारा जो इंसुलिन है उसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो ऐसा रहेगा। उसके अंदर मेनली दो चेन होता है, एक होता है ए चेन और दूसरा होता है बी चेन। अगर इंसुलिन देखा जाए तो देखो इसके अंदर क्या क्या बोला मैं, कि इसकी डिस्कवरी की थी बैंटिक और बेस्ट, ये दो साइंटिस्ट ने, इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, और वो डिराइव किया था फ्रॉम पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स ऑफ अबॉर्टर एनिमल। अबॉर्टर एनिमल मतलब जो स्लॉटर हाउस में रहता है। और हार्मोन किससे प्रोड्यूस हो रहा है, सीक्रेटेड बाय द बीटा सेल्स ऑफ pancreas, islets of Langerhans, and it regulate and the use and storage of food, particularly जो कार्बोहाइड्रेट। तो बोवाइन और पोर्साइन इंसुलिन जो रहता है वो सिमिलर टू ह्यूमन एनिमल रहेगा, ह्यूमन इंसुलिन, बट उसका कंपोजिशन थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। ये जो देखते हैं हम बोवाइन एंड ये जो एनिमल है जिसको हम बोलेंगे कि पोर्साइन इंसुलिन, ये लिटिल बिट सिमिलर रहता है ह्यूमन इंसुलिन के जैसे। ह्यूमन इंसुलिन, इंसुलिन ऑफ ह्यूमन, इसके जैसे रहता है। तो अब क्या होता है, इसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट हो रहे थे, रेगुलर इंजेक्शन देना, क्योंकि वो फॉरेन सब्सटेंस था। तो इसके लिए इंसुलिन जो प्रोड्यूस कर रहे थे वो बैक्टीरिया से प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर आपको इंसुलिन दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो मैंने आपको अभी बोला कि ये है इंसुलिन का स्ट्रक्चर। तो अगर इंसुलिन में देखा तो मेनली दो चेन रहेंगे। अगर हम इंसुलिन का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें दो चेन है, वन इज ए चेन एंड अदर इज बी चेन, जो यहाँ पर दिख रही, देखिए ए और बी चेन, ये दिखा आपको बीटा पेप्टाइड, तो ए और बी दो चेन रहेंगे। तो यहाँ पर ये याद रखना। और इंसुलिन के अंदर रहेंगे 50 अमीनो एसिड फॉर्मिंग द टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड। ए चेन के अंदर रहेंगे 20 अमीनो एसिड और बी चेन के अंदर रहेंगे 30 अमीनो एसिड, इसलिए इसको बोला जाएगा 51 चेन वाला अमीनो एसिड। ए मतलब अमीनो एसिड 51। तो इसके अंदर कितने अमीनो एसिड और इसके अंदर कितने अमीनो एसिड है, तो ये मैंने बोला ए के अंदर रहेंगे 21 अमीनो एसिड और बी के अंदर रहेंगे 30 अमीनो एसिड। 21 अमीनो एसिड ए चेन में और जो बी चेन है उसके अंदर रहेंगे 21 अमीनो एसिड। तो अब देखो ये ए और बी चेन है इंसुलिन के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, एक सी चेन प्रोड्यूस होती है, और जब सी चेन रहती है बिटवीन ए और बी चेन में, तो वैसे टाइप के इंसुलिन को कहा जाएगा इमैच्योर इंसुलिन और प्रो इंसुलिन, जो मैच्योर फॉर्म में नहीं है। उसको मैच्योर होने के लिए उसके अंदर से सी चेन निकलना जरूरी है। सो व्हाट आई एम सेइंग हियर, द टू चेन्स ऑफ दिस इंसुलिन आर लिंक्ड बाय disulfide bond. See here is the sulfur SS means
disulfide, being two sulfur molecules are there. So two chains of this insulin are linked by disulfide bond, and in animal including human, insulin occurs as proinsulin. Proinsulin means immature insulin, which is made up of A and B chain and C chain. So C chain, along with this A and B, there will be C chain, which has near about 30 amino acid. तो ऐसे जो इंसुलिन रहेगा उसको कहा जाएगा प्रो इंसुलिन और इमैच्योर इंसुलिन। तो मैच्योर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से सी लिंक जो सी पेप्टाइड है वो निकलना चाहिए। सो genetic engineering of insulin began with the identification and separation of DNA sequence which is coding for this A and B chain. So this was found to be present at the top of short arm of 11th chromosome. ये भी याद रखने का कि ये जो रहता है ये कहाँ पर आएगा, this was found to be कहाँ पर रहता है, तो ये मैंने बोला आपको प्रेजेंट at the top of short arm of the 11th chromosome, जो 11th क्रोमोसोम है हमारे अंदर उसके अंदर। तो ये कंट्रोल कर रहा है ये इंसुलिन सिंथेसिस को। सो विच कंटेन नियर अबाउट 153 न्यूक्लियोटाइड एंड 63 न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम चेन ए और 90 न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम चेन बी। तो ये था, देखिए इसके अंदर टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड है, 153 न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड को मैं शॉर्ट फॉर्म में एन और टी लिख रहा हूँ, मतलब न्यूक्लियोटाइड, जिसके अंदर चेन ए और जो चेन बी है। तो जो चेन ए है उसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड रहेंगे, 153, और जो चेन बी है उसके अंदर रहेंगे 90 न्यूक्लियोटाइड। तो ये याद रखने का यहाँ पर, यानी कि इसके अंदर रहता है 153 न्यूक्लियोटाइड इसके लिए, और इसके लिए रहेंगे 63 न्यूक्लियोटाइड। कहाँ पर, जो शॉर्ट टॉप आर्म 11th नंबर का क्रोमोसोम, तो वहाँ पर। अब ये सीक्वेंस क्या करेंगे, ये इंट्रोड्यूस करेंगे प्लाज्मिड में PBr322 ऑफ ई कोलाई, जो कॉमन कोलन बैक्टीरिया। तो इट इज सेड टू बी इन द फैक्ट्री यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ई कोलाई के अंदर क्या होता है, बीटा गैलेक्टोसाइड जो एंजाइम रहता है वो कंट्रोल करेगा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन, देयरफॉर इंसुलिन जीन नीड टू बी प्रेजेंट टू बी टाइड विद दिस एंजाइम। तो यहाँ पर दिख रहा है, देखिए ये ई कोलाई, ई कोलाई के ऊपर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अप्लाई करने के बाद ये जो पार्ट होगा ये पार्ट कट करें हम। इधर देखिए क्या हो रहा है, ये जो पार्ट में बोल रहा हूँ मैं आगे का, इधर क्या हो रहा है, तो ये जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के ऊपर क्या करेंगे हम, इसको निकालेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे। कट करने के बाद यहाँ पर स्टिकी एंजाइम, स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होंगे। फिर उसके बाद ह्यूमन सेल है इंसुलिन जीन, तो ये निकाल के क्या कर रहे हैं, इसके अंदर डाल रहे हैं। अब देखिए जो बैक्टीरिया यूज़ करेंगे हमको यहाँ पर 2 यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ए चेन और बी चेन सेपरेटली प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि दोनों को साथ में डालें तो इसके अंदर सी चेन प्रोड्यूस होगी जिसके अंदर 30 अमाइनो एसिड है और इंसुलिन इमैच्योर फॉर्म में होगा, तो हमको वैसा नहीं चाहिए। तो इसलिए क्या करें हम, जो ई कोलाई जिसके अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडिस रहेगा, मतलब लैक जेड जीन, तो ये आपका हो चुका होगा पहले, जहाँ पर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आता है। यहाँ पर मैं कट करके लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा आप, तो समझ में आता है। क्या बोला मैं, ये जो ई कोलाई है इसमें हमको पता है, देखो जेड वाई और ए जीन रहता है, जेड बीटा गैलेक्टोसाइडिस के लिए, फिर वाई रहता है परमिएस और ए रहता है ट्रांसएसिटिलेज के लिए, जब लैक ओपेरॉन देखता हूँ। तो इसके अंदर जो लैक जेड है वहाँ पर ये जो लैक जेड जीन है LAC, अगर नहीं दिखता होगा इसलिए मैं ये रब कर रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको क्लियरली दिखाई दे सके। जो ई कोलाई है, ई कोलाई के अंदर मैंने क्या बोला आपको, लैक जेड, ये जो जीन है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, बीटा गैलेक्टोसाइडिस प्रोडक्शन के लिए, बीटा गैलेक्टोसाइडिस। अब ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडिस प्रोड्यूस कर रहा है बाय ट्रांसक्रिप्शन, तो इंसुलिन जीन इसको टाइट करने का हमको, इंसुलिन जीन इज टाइड टू दिस जीन। जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन है वो क्या करेंगे, हम इस लैक जेड जीन को बाइंड करेंगे। तो जो प्रोटीन फॉर्म बाय ई कोलाई कंसिस्ट ऑफ पार्टली बीटा गैलेक्टोसाइडिस joined to either A or B side chain of insulin, and
दीज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बीटा गैलेक्टोसाइटिस फ्रैगमेंट और उसको प्योर करेंगे और जो दो टू चेन्स रहते हैं उसको मिक्स करेंगे, उसको रिकनेक्ट करेंगे इन रिएक्शन फॉर्म द डाइसल्फाइड ब्रिजेस, जिससे हमको प्योर इंसुलिन मिलेगा, सिंथेटिक ह्यूमन इंसुलिन, और इसको हम यूज करेंगे पर्पस के लिए। देखो यहाँ पर समझ में आ रहा है, ये स्टिकी एंड है, इसके अंदर फिर क्या किया वाले इंसुलिन जो प्रोड्यूस करेगा, इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले जीव को हमने यहाँ पर अटैच किया एनिलिन, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमको पता है कि यहाँ पर ये सीक्वेंस तोड़ने के लिए काम को आता है डीएनए का, और जब हम ये इंसुलिन वाला जीन यहाँ पर अटैच करेंगे तो इसको ज्वाइन करने के लिए कौन काम को आएगा, डीएनए लिगेस। लिगा का मीनिंग ये होता है कनेक्टर, लिगा मीन्स टू कनेक्ट, तो डीएनए को ज्वाइन करने के लिए काम को कौन आएगा, डीएनए लिगेस, जिसको हम मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर, मॉलिक्यूलर स्कैल्पेल और मॉलिक्यूलर नाइफ्स। तो अब ये हो गया आरडीएनए। अब इस आरडीएनए को क्या करें हम, मल्टीप्लिकेशन ऑफ आरडीएनए, इसको बैक्टीरिया में डालिए, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जिसको बोलते हैं हम हाइब्रिड डीएनए, हाइब्रिड डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए और चिमेरिक डीएनए, चिमेरा मीन्स हाइब्रिड, चिमेरिक डीएनए बोल सकते हैं इसको। तो इसको हम बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उससे इंसुलिन सिंथेसाइज होगा, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन, क्लोन्स ऑफ इंजीनियर्ड बैक्टीरिया इन द फर्मेंटर कंटेनिंग द मीडियम, तो इससे प्रोड्यूस हो जाएगा। सिंपल टेक्निक है, देखिए प्लाज्मिड से हमने प्लाज्मिड निकाला बैक्टीरिया से, उसको कट किया, उसके अंदर से कट करने के बाद फ्रैगमेंट निकाला, कट किया विद हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और जो जीन इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा उसको डाला बैक्टीरिया में, कौन से ई कोलाई के प्लाज्मिड, फिर उसको डीएनए लिगेज से कनेक्ट किया, फिर उसको वापस बैक्टीरिया में डाले जिसको कहा जाएगा फास्ट कॉम्पिटेंट। डालने के बाद इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूट्रिएंट मीडियम देकर या फर्मेंटर के अंदर, जिसको हम बायोरिएक्टर बोले, और मल्टीप्लाई होने के बाद क्या करेंगे, वहाँ से जो दो चेन प्रोड्यूस होंगे उनको मिक्स करेंगे हम, अलग अलग चेन प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इधर एक और उधर एक, मतलब इस बैक्टीरिया में एक चेन, सपोज ए चेन, दूसरे में बी चेन, फिर उनको मिक्स करेंगे और उससे प्योर ह्यूमनली ये जो इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे तो उसको प्योर ह्यूमिलिन बोलते हैं। जो इंसुलिन इससे प्रोड्यूस करे उसको कहा जाएगा प्योर ह्यूमिलिन, ये नाम याद रखिए, ह्यूमिलिन। इसको क्या कहा जाएगा, सिंथेटिक ह्यूमन इंसुलिन, ये नाम याद रखिए ना, ह्यूमिलिन मतलब ह्यूमन इंसुलिन, पर जो सिंथेटिक है, सिंथेटिक ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन, तो ये प्रोड्यूस किया जाएगा। और ये प्रोड्यूस करने में एक कंपनी का रोल भी है, एक अमेरिकन कंपनी थी जिसका नाम था इली लिली, अराउंड 1983 में, इली लिली, इली लिली, इस कंपनी का नाम याद रखिए, यहाँ पर लिखता हूँ, इली लिली, दिस इज एन अमेरिकन कंपनी। तो ये सिंथेटिक इंसुलिन बनाता है। उसके बाद देखिए कुछ प्रोटीन दिया विद थेरापेटिक एंड इंडस्ट्रियल वैल्यू हैव बीन प्रोड्यूस्ड बट नॉट कमर्शियलाइज, इसको कमर्शियलाइज नहीं किया, मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रोड्यूस करके बेचना स्टार्ट नहीं किया, पर काम किया और इसको प्रोड्यूस कर सकते इन द मिल्क ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। तो जैसे एंटीथ्रोम्बिन थर्ड है, ये प्रोड्यूस करते हैं इस एनिमल से, गुड, और कहाँ पर यूज करेंगे, एंटीथ्रोम्बिन। देखिए थ्रोम्बो मतलब हमको पता है क्लॉट, तो ये किसके लिए काम को आएगा, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ब्लड नीडेड इन सम सर्जरीज, तो इसके लिए काम को आएगा। उसके बाद फैक्टर नंबर 8 और फैक्टर नंबर 9, ये हमको पता है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी, जिसको ब्लीडर डिसीज और ट्रिस्मस डिसीज बोलते हैं, तो वो कंट्रोल करने के लिए ये फैक्टर जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये प्रोड्यूस हो गए इन एनिमल से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, और इसको कहाँ पर यूज किया जाएगा, इन द ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया। उसके बाद देखिए CFTR, CFTR का मतलब क्या होता है, सिस्टिक फाइब्रस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टिंग रेगुलेटर, यहाँ पर लिख देता हूँ, सिस्टिक, आपको एक डिसीज पता होगा, देखो सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिसके अंदर क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का पुअर अब्सॉर्प्शन होता है, एक्सट्रीमली सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, जिनको वो डिसीज होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस, और थिक म्यूकस तैयार होता है। क्या बोला मैं, जिन पर्सन को बाय जेनेटिक फॉल्ट ये जो डिसीज होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस, उसके अंदर कफ ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, थिक होता है, म्यूकस थिक होता है, और सॉल्ट का एब्सॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होता है। तो ये जो फैक्टर है सिस्टिक फाइब्रस ट्रांसमेम्ब्रेन, CFTR, सिस्टिक फाइब्रस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टिंग रेगुलेटर, ये फैक्टर है। तो इस फैक्टर को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस
शिप से प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो फैक्टर ये क्या करता है, बैलेंस रखता है सॉल्ट और वाटर, बैलेंस salt and water on the surface of body। वाटर को मैंने H2 लिखा, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी, सॉरी, ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी। मैंने आपको अभी बोला है जो सिस्टिक फाइब्रस डिसीज होता है उसके अंदर सॉल्ट का अब्सॉर्प्शन कम होता है, ज़्यादा सॉल्ट प्रोड्यूस होता है बॉडी से, थिक म्यूकस प्रोड्यूस होता है। तो वो कंट्रोल करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए हम इस फैक्टर को यूज़ करते हैं जिसको बोला जाएगा CFTR, मीन्स सिस्टिक फाइब्रस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्शन, CFTR। तो इस फैक्टर को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो प्रोड्यूस होगा शिप से इन द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो ये अभी मैंने बोला। उसके बाद देखो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये शिप से प्रोड्यूस करके इनको यूज़ किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसीमा। तो समझ में आता है रेस्पिरेटरी डिसीज है। उसके बाद लाइसोस्टैटिन, ये प्रोड्यूस किया जाएगा काउ से, ट्रांसजेनिक एनिमल से, और एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड है जो मैस्टिसिस काउ के अंदर कंट्रोल करने के लिए आता है। अब ये मैस्टिसिस का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग यहाँ पर लिख देता हूँ, तो मतलब आपको समझ में आएगा। काउ के अंदर ये डिसीज हुआ तो हमको पता है, वो हमको उनसे जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट अफेक्ट होगा। अगर ब्रीड कोई डिसीज हुआ तो फिर वो जो एनिमल ब्रीडिंग होगा वो सक्सेसफुल कैसा होगा। तो इसलिए मैस्टिसिस में क्या होता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस होता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस, टेंडरनेस ये होता है, पेन होता है, बॉडी के ऊपर रैशेस आते हैं, उसके बाद फीवर हो सकता है, मलेशिया होता है, मलेसिस, तो ये हो सकता है। उसके बाद देखिए स्पाइडर मिल्क प्रोटीन जो गोट से प्रोड्यूस कर सकते हैं, और प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रास्ट्रॉन्ग लाइट वेट मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल मटेरियल प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब फाइबर लाइक। तो ये इससे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन, इंसुलिन कैसे प्रोड्यूस करते हैं एक बार और शॉर्ट में रिवाइज कर लेंगे। तो देखिए इंसुलिन में दो शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन थे, चेन ए और चेन बी। तो मैंने बोला आपको इसके अंदर अमीनो एसिड कितने रहेंगे, विच आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड ब्रिज। तो डाइसल्फाइड ब्रिज हमको यहाँ पर दिख रहा है, ये डाइसल्फाइड ब्रिज। ये प्रो इंसुलिन है, मतलब इमेच्योर इंसुलिन जिसके अंदर सी चेन रहेगी, ए और बी, और बीच में था सी। तो मैमल, इन मैमल insulin is synthesized as pro-hormone and needed processing to become mature and functional. The pro-hormone contain the extra stretch of C-peptide which is removed during the maturation of insulin. A और B के अंदर जो C चेन है वो निकलने के बाद जो प्रो इंसुलिन था, इमेच्योर इंसुलिन था, वो मैच्योर हो जाएगा। तो यहाँ पर दिख रहा, देखिए ये मैंने बोला था आपको 1983 में एक अमेरिकन कंपनी थी जिसका नाम था इली लिली, prepared the two DNA sequence corresponding to A and B chains of human insulin, and they were introduced into the plasmid of E. coli PBR 322। इसको भी यूज कर सकते हैं 322 to produce the insulin chain and chain A and B। बाद में कंबाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म द ह्यूमन इंसुलिन। यहाँ पर आपको इंजेक्शन दिख रहा है, देखिए इंसुलिन, इसकी नीडल छोटी होती है, रेड कलर का इंजेक्शन होता है, क्योंकि अलग अलग टाइप के इंजेक्शन होते हैं। जो वेंस में देते हैं उनको कहा जाता है इंट्रावेनस, जो मसल्स में दिया जाएगा उनको कहा जाएगा इंट्रावेनस, और इंट्रामस्कुलर मसल के अंदर इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस स्किन के ऊपर जो रहता है उसको कहा जाता है सब क्यूटानस। क्यूटानस का मीनिंग होता है स्किन, इंट्रावेनस, इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर मसल के अंदर, और सब क्यूटानस, सब क्यूटानस मतलब स्किन के नीचे, क्यूटानस मतलब स्किन। तो ये दिख रहा है, देखिए ये यहाँ पर इंजेक्शन, इसकी निडल भी छोटी रहती है, तो वैसा ही इंजेक्शन दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा वाला देखो इंसुलिन ह्यूमैनियम, ह्यूमिलिन। यहाँ पर मैं आपको एक बार शॉर्ट में दिखाना था मुझे कि ये इंसुलिन कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो दिखाऊंगा मैं आपको। हाँ एक बार देख लीजिएगा यहाँ पर शॉर्ट में इंसुलिन कैसे प्रोड्यूस होता है। तो एक एनिमेशन से मुझे दिखा था ऑनली 2 मिनट में। तो देखिए कहाँ से इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है। ये है ह्यूमन बॉडी, ये है ट्रैक हमारे अंदर का,
ये प्रोड्यूस हो रहा है इंसुलिन, कहाँ से? फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ पैलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और क्या फंक्शन करेंगे तो हमको पता है, ग्लूकोज। जब भी डायबिटीज हुआ, डायबिटीज दो टाइप के, एक डायबिटीज मेलाइटस, एक डायबिटीज इंसिपिडस है। सिम्टम पता है, देखो थ्रस्ट होता है, पॉलिपसीडा, पॉलीयूरिया। ये देखिए हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन मतलब बेसिक प्रोटीन, जिसके अंदर बेसिक अमीनो एसिड। ये डीएनए स्ट्रैंड को कट करने के लिए हमको क्या लगेगा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। दिस जीन ऑन द डीएनए इनेबल्स, अब इसको हम कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जो दोनों साइड से लग के इसको कट करेगा, जिसको हम मॉलिक्यूलर सीजर बोल रहे थे। करेक्ट, दिस इज द फ्रैगमेंट, स्टिकी एंड्स। अब ये दिख रहा है हमको फॉरेन डीएनए के ऊपर, ये बैक्टीरियल प्लाज्मिड है, जिसके ऊपर हम क्या करें, दिस फॉरेन डीएनए इज गोइंग टू अटैच विद द हेल्प ऑफ डीएनए लिगेज। जो ऑरेंज कलर दिख रहा था आपको, डीएनए लिगेज था, तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा था। देखिए ये ई कोला है, जिसके अंदर हमने आर डीएनए डाल दिया, अब वो मल्टीप्लाई होंगे और उतना इंसुलिन को प्रोड्यूस करेंगे, जिसको हम कंबाइन करके, ये देखिए इसको कहा जाता है होस्ट कॉम्पिटेंसी। Pancreas cells that can't produce insulin, there we are injected this recombinant molecule, recombinant DNA molecule. Now insulin started, this cell began to produce insulin. तो ये, तो देखिए वन बाय वन अब जो रिमेनिंग पार्ट आता है हमारे यहाँ पे, कुछ और एप्लीकेशन रिमेनिंग थे बायोटेक्नोलॉजी के, कि जिससे हम और कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसके अंदर हम ये प्रोडक्ट देखेंगे, जिसके अंदर आएगा स्टेरॉइड्स, फिर बाद में इंटरफेरॉन जो हमारा हो चुका था, फिर उसके बाद डीएनए वैक्सीन्स। तो ये देख लेंगे शॉर्ट में, स्टेरॉइड्स किसको बोला जाता है। तो स्टेरॉइड क्या रहता है, आई नो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, 10 मिनट लगेंगे मुझे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। लॉन्ग होता है तो कोई इशू नहीं, पर आप देखिए आपको समझ में आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में बोलिए कि कुछ अगर सजेशन है तो मुझे बोलिएगा, और कुछ चाहिए आपको मुझे मेरे साइड से, यानी कि जिसकी वजह से मैं आपको टीचिंग में हेल्प कर सकूँ, आपका रैंक इंप्रूव करने में, और जो लगेगा विदाउट हेजिटेशन मुझे बोलिएगा, उस पर मैं वर्क करूँगा। तो यहाँ पर देखिए हमको देखना आप स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स किसको बोलते हैं। तो स्टेरॉइड जनरली ये क्या है, दीज आर कॉम्प्लेक्स लिपिड ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट विच आर फाउंड इन प्लांट और एनिमल, दोनों भी मिलते हैं, जिनका ये कॉम्प्लेक्स लिपिड है। लिपिड का मीनिंग क्या होता है, फैट प्लस ऑयल। ये रहेंगे कॉम्प्लेक्स लिपिड विथ हाई मॉलिक्यूलर वेट, हाई मॉलिक्यूलर वेट, प्लांट और एनिमल दोनों में भी प्रेजेंट रहता है। तो ये हम आर्टिफिशियली, यानी कि विद द हेल्प ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी हम सिंथेसाइज कर सकते हैं, आर्टिफिशियल नहीं बोलेंगे। सो इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द फंगस Rhizopus stolonifer could bring about the hydroxylation of steroid, and such a microbial transformation in naturally available steroid are applied in the synthesis of chemotherapeutically important steroids। जो steroids होते हैं, सेक्स हार्मोन होता है, वो बनाने में हम माइक्रोब को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम देखें कि एक फंगस है जिसका नाम है राइजोपस स्टोलिनिफेरम, इसका नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, राइजोपस, राइजोपस पूरा नाम क्या रहेगा, स्टोलोनिफर, स्टोलोनिफर। तो ये क्या करता है, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ स्टार्च, इट कुड ब्रिंग अबाउट द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ स्टार्च, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ स्टार्च, यहाँ पर ये नहीं है, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ स्टार्च, sorry starch means steroids, hydroxylation of steroids, and such a microbial transformation is naturally available in the steroids which are applied in the synthesis of chemotherapeutically important steroids। और सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंगा है, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिट है, ईस्ट है, उसके बाद प्रोटोजोआ, अलगी है, तो ये क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं स्टेरॉइड्स को। तो यहाँ पर इनके भी नाम याद रखिए, जो फंगा है, बैक्टीरिया,
उसके बाद अल्गी, ये जो ऑर्गेनिज्म बोला, उसके बाद एक्टिनोमाइसिट्स, एक्टिनोमाइसिट्स, ईस्ट, प्रोटोजोआ। तो ये सब क्या कर सकता है, तो ये सब नोन टू बी टू ट्रांसफॉर्म द स्टेरॉइड, ये स्टेरॉइड को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जो एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। तो ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रोनिज्म specifically add the hydroxyl group to almost all the carbon of steroid ring. So beside this, इसके साथ, इसके अलावा और ये क्या काम कर सकता है, तो in addition to this hydroxylation it could bring about, means these microorganisms may modify the steroid to remove the hydrogen from the specific carbon. The best example of microbial transformation of steroid is a commercial conversion of cortisol into the pre-denisol. तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है जहां पर हम देखते हैं कि माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है, माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशन बाय स्टेरॉइड, माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशन, इसका अगर बेस्ट एग्जांपल देखें तो ये देख सकते हैं हम, कमर्शियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, कमर्शियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, या कमर्शियल ट्रांसफॉर्मेशन या कन्वर्शन बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन और कन्वर्शन ऑफ, conversion of cortisolol to prednisolone। तो ये इसका बेस्ट एप्लीकेशन है। तो जो कोलेस्ट्रॉल भी हमको पता है, कोलेस्ट्रॉल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड्स है, जो एनिमल और ह्यूमन बीइंग दोनों में भी होता है। तो ये इसेंशियल कंपोनेंट है एनिमल सेल मेम्ब्रेन का। कोलेस्ट्रॉल किसका काम करता है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेनी स्टेरॉइड हार्मोन इन द बॉडी इंक्लूडिंग द मेल सेक्स हार्मोन। तो ये भी पता है हमको, कोलेस्टेरॉल कहाँ पर रहता है, तभी बोला हमने आपको कि ह्यूमन और एनिमल दोनों के अंदर मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड इन ह्यूमन एंड एनिमल, इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। तो दोनों में भी ये रहता है। तो अब ये क्या करेगा, मैंने आपको बोला कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेनी स्टेरॉइड हार्मोन, स्टार्टिंग point for synthesis of many steroid hormones of body, जिसके अंदर मेनली सेक्स हार्मोन होता है, ये बॉडी इंक्लूडिंग मेल सेक्स हार्मोन लाइक टेस्टोस्टेरोन। ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये हमको पता है कि मेल सेक्स हार्मोन है। उसके बाद फीमेल सेक्स हार्मोन के अंदर का जो हार्मोन है ईस्ट्रोजन ये भी है। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन। तो ये सब है स्टेरॉइड्स में। कुछ इंपॉर्टेंट अगर स्टेरॉइड देखें तो उसके अंदर कुछ एग्जांपल बोलता हूँ, देखिए वो भी याद रखें। सम इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड्स, अगर कुछ इंपॉर्टेंट अगर स्टेरॉइड देखें तो ये स्टेरॉइड हार्मोन हमको पता है कि बेस्ट रेगुलर होते हैं मेटाबॉलिज्म के, दोनों के अंदर, एनिमल और ह्यूमन के अंदर। इफ वी सी सम ऑफ द बेस्ट स्टेरॉइड, सो दीज आर इंपॉर्टेंट टू मेटाबॉलाइज फॉर मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म करने के लिए काम करता है। दीज स्टेरॉइड हार्मोन्स, इनका यूज क्या है, कहाँ पर ये काम कर रहे हैं? स्टेरॉइड हार्मोन्स ये क्या है, बेस्ट रेगुलेटर है, रेगुलेटर ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म पता है, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। इन दोनों के अंदर एनिमल और ह्यूमन, एनिमल्स एंड ह्यूमन बॉडी दोनों के अंदर जो कॉर्टिसोन और उसके जो डेरिवेटिव्स है, जैसा भी मैंने आपको नाम बोला था, देखिए प्रेडनिसोन और प्रेडनिसोलोन, ये इफेक्टिव होते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसके अंदर क्या होता है, ये जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स के अंदर पेन होना स्टार्ट होता है, तो वहाँ पर इनको यूज़ किया जाता है। किस किस को, एक रहेगा कॉर्टिसोन और दूसरे कॉर्टिसोन और उसके डेरिवेटिव्स, कॉर्टिसोन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अब इसके डेरिवेटिव्स कौन से, तो ये बोला था मैंने आपको नाम, ये नाम पहले हो चुका है, प्रेडनिसोन एंड
किडनी, यस है, SOLONE, प्रेडनिसोलोन। ये जो है दोनों इफेक्टिव होते हैं इन केस ऑफ रूमेटॉइड, इफेक्टिव इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सांधिवात बोलते हैं इसको, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अर्थो का मीनिंग होता है जॉइंट, तो उसके अंदर अर्थराइटिस, ITIS का मीनिंग होता है इन्फ्लामेशन, रेड हेड, रेड हॉट स्वेलिंग पेन, तो इसको कहा जाएगा इन्फ्लामेशन। उसके बाद देखिए, अभी मैंने स्टेरॉइड में आपको बोला मेल सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, तो जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है ये एम्प्लॉयड करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो वहां पर ये काम को आता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन जो फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड प्रोजेस्टेरॉन, so these two hormones are employed in the preparation of pills, in the preparation of oral contraceptive pill, oral contraceptive, opposite sepsia, copulation, तो जो रिप्रोडक्ट फर्टिलाइजेशन जो होता है वो प्रिवेंट करने के लिए ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स काम करते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव्स मतलब ये आपको पता है, इन शॉर्ट ऐसे याद रखिए, बर्थ, ओरल, पिल्स जिस होता है, तो ये रहेंगे। उसके बाद देखिए, जो स्टेरॉइड ट्रीटमेंट ये दिया जाता है टू सप्रेस द इम्यून रिस्पांस इन द पेशेंट विथ ऑटोइम्यून डिसीज और पर्सन हु हैव ऑर्गन ट्रांसप्लांट। अब क्या होता है, अगर सपोज किसी एक पर्सन को, यहाँ पर एक फिगर निकाल दूंगा, ये आदमी, दिस पर्सन, इसकी किडनी डैमेज हुई, इसको बाहर से दूसरी किडनी इसके अंदर डालना है, तो इसके अंदर टोटल 3 किडनी हो गए, पहले के 2 जिसके अंदर एक डैमेज हो गई, एक और बैठा है, टोटल हो जाएगी 3, और एक बैठा है तो हो जाता है 4। तो अब क्या होता है, जब इसके अंदर हम किडनी ऐड करेंगे इसके अंदर, तब क्या होता है, इसके अंदर की जो बॉडी के अंदर जब हम कोई भी फॉरेन ऑर्गन अंदर डालते हैं, तब इम्यून सेल जो होते हैं हमारे अंदर के, उनको लगता है बाहर से कोई तो भी ऑर्गन आ गया जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उसको अटैक करना वो स्टार्ट करता है। तो वो ऐसा न करे, इसलिए टेम्पररी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए क्या करता है, ये स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, जिससे इम्यून सिस्टम टेम्परली सप्रेस होगा, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है ह्यूमन बॉडी में उसको वो अफेक्ट नहीं करेंगे, और थोड़े टाइम के बाद उसको समझ में आएगा कि ये ऑर्गन बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं, यूजफुल है, तब वो उसको हार्म करना बंद कर देंगे। तो इसके लिए काम को आएगा। तो ये याद रखें, जो स्टेरॉइड्स हैं, स्टेरॉइड्स यूज्ड इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, तो इसको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हम यूज करें टू सप्रेस इम्यून सिस्टम, टू सप्रेस इम्यून सिस्टम, या जिसको कहा जाएगा इम्यून रेस्पॉन्स, टू सप्रेस द इम्यून रेस्पॉन्स इन पेशेंट with autoimmune disease, with autoimmune disease और जिसका सर्जरी है, और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जिसके अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जिसके अंदर होने वाला है, उसके ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो ये उसके बाद देखो, ये जो बाकी और एक मैंने जो आपको ये बोले वाला देखिए, यहाँ पर ये जो प्रेडनिसोलोन है ना, इसको भी हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का काम करता है। दिस इज एन एंटी इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन जो होता है मतलब रेड हॉट स्वेलिंग पेन, तो इसके लिए काम को आता है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ये जो है, तो इसका नाम याद रखिएगा, इसका और क्या एप्लीकेशन। तो रिसेंटली बायोटेक्नोलॉजिकल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट fight certain disease in a new way which are different from the traditional therapy। तो इसके अंदर एंटीसेंस न्यूक्लिक एसिड, जो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल या RNA, ये भी प्रिपेयर किए जाते हैं बेस पेयर विद mRNA मॉलिक्यूल, और ब्लॉक करता है उनका ट्रांसलेशन। तो इनएक्टिवेशन ऑफ स्पेसिफिक mRNA इन्वॉल्व द वायरल रेप्लिकेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल इनटू कैंसर स्टेट दैट कुड चेक द स्प्रेड ऑफ डिसीज। तो ये रहेगा, ये याद रखना है। उसके बाद देखिए रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कोड्स होते हैं। तो अभी कुछ प्रोटीन रहते हैं कि जो मिमिक करते हैं प्रोटीन को, जो HIV को बाइंड होगा व्हाइल लिविंग द व्हाइट ब्लड सेल। तो HIV बाइंड्स टू द प्रोटीन मॉलिक्यूल एंड फेल्स टू एंटर इनटू द व्हाइट ब्लड सेल। तो ये जो rDNA टेक्निक है जो यूज की जाती है लार्ज अमाउंट में स्पेसिफिक प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए, जो प्रेजेंट होता है ऑन द सरफेस ऑफ
पैथोजन। तो ये याद रखना, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन इज which mimic a receptor protein 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 that HIV bind। HIV मतलब पता है, इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस binds to while entering। अभी ये जो मैंने आपको बोला था एंटरिंग, यहाँ पर लिखा था, आपको याद रहेगा, while entering WBC white blood cells, HIV binds to this protein molecule and fails to enter the WBC। तो ये इसका फंक्शन रहेगा WBC। तो क्या क्या यहाँ पर RDNA टेक्निक कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल नॉर्मली प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ पैथोजन। तो यहाँ पर ये याद रखना कि ये जो RDNA टेक है, इससे क्या करें हम, स्पेसिफिक लार्ज अमाउंट में स्पेसिफिक प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन प्रोडक्शन ऑन लार्ज अमाउंट which is present on the surface of pathogen। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है वैक्सीन। वैक्सीन में ये जो पहले वर्ड दिख रहा है आपको VACC, एक्चुअल में ये वर्ड आया वैक्का से। यहाँ पर पहले वर्ड आना चाहिए था वैक्का। वैक्का का मीनिंग होता है काउपॉक्स, तो वहाँ से वैक्सीन डिराइव किए जाते हैं। तो जो वैक्सीन हमको पता है कि वो ईदर अटेन्यूएटेड होता है। अटेन्यूएटेड मतलब क्या होता है, वीक। ये नाम याद रखिए, वैक्सीन अलग अलग टाइप के रहते हैं। अटेन्यूएटेड का मीनिंग होता है वीक। अटेन्यूएटेड इसका मीनिंग होता है लाइव बट वीक। वैक्सीन के नाम है, ये याद रखिए, मतलब वैक्सीन कैसे होती है, लाइव रहती है, डेड रहती है, अटेन्यूएटेड रहती है, लाइव बट वीक। उसके बाद या डेड रहता है, डेड जो रहेगा उसको क्या कहा जाता है, इनर्ट। और यहाँ पर नंबर लिखना, मतलब आपको कंफ्यूज ना हो, नंबर 2 डेड, और इसी को बोलेंगे हम इनर्ट। इनर्ट मतलब पता ना आपको, इनर्ट गैसेस क्या होता है, इनर्ट एजेंट ऑफ डिसीज व्हेन एडमिनिस्ट्रेटेड टू हेल्दी पर्सन। तो इससे क्या होता है, टेम्पररी या परमानेंट इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है अगेंस्ट पर्टिकुलर डिसीज। तो रिसेंटली मेनी न्यू वैक्सीन्स ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस हैव बीन प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इनको कहा जाता है सेकंड जनरेशन वैक्सीन। सो दे आर मोर यूनिफॉर्म इन क्वालिटी एंड प्रोड्यूस द लेस साइड इफेक्ट एज कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय कन्वेंशनल मेथड। तो यहाँ पर ये याद रखिए सेकंड जनरेशन वैक्सीन कौन सा, यहाँ पर शॉर्ट में लिखता हूँ सेकंड जनरेशन वैक्सीन। तो जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, और ये क्या रहता है, दीज आर मोर यूनिफॉर्म इन क्वालिटी, विथ रिस्पेक्ट टू हम फर्स्ट जनरेशन बोले थे वैक्सीन, मोर यूनिफॉर्म इन क्वालिटी and produce less side effect than conventional vaccine जो हम यूज करें। तो then as compared to first generation vaccine, इसके कंपैरिजन। तो ये याद रखने का, इसके एग्जांपल अगर देखें सेकंड जनरेशन वैक्सीन का, तो इसका एग्जांपल क्या है, हेपेटाइटिस बी और हर्पीस वायरस, इसके अगेंस्ट के वैक्सीन। तो इसके क्या रहेगा एग्जांपल ऑफ दिस सेकंड जनरेशन वैक्सीन इज हेपेटाइटिस बी। जैसा एड्स ट्रांसमिट होता है, सेम मोड ऑफ ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस बी के लिए भी, हेपेटाइटिस लीवर आईटीएस मींस इन्फ्लामेशन, और हर्पीस वायरस। तो इसके लिए उसके बाद नेक्स्ट रहेगा इंटरफेरॉन। तो जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है आपको, तो इंटरफेरॉन में बोला था मैं आपको कि एंटीवायरल प्रोटीन है जो फंक्शन करते हैं इम्यून रेगुलेटर टू प्रोड्यूस द इन्फेक्टेड सेल इन रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन।
एंड दिस प्रोटीन प्रोड्यूस बाय द मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल्स ऑन एक्सपोजर टू वायरस। जैसे वायरस आएगा वैसे ही प्रोड्यूस होता है, तो वो डिफ्यूज होते हैं नेबरिंग सेल में और ट्रिगर करते हैं रिएक्शन जो न्यूट्रलाइज करेगा पर्टिकुलर वायरस को और इंड्यूस करता है उनका फॉर्मेशन और वायरल इन्फेक्शन प्रिवेंट करेगा। तो ये मैंने बोला आपको कि इंटरफेयर विथ वायरल रेप्लिकेशन, इंटरफेयर विथ वायरल रेप्लिकेशन, वायरल रेप्लिकेशन जब भी हमारी बॉडी एक्सपोज होती है वायरस से। तो ये है। तो नाउडेज इंटरफेरोन आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो कौन कौन से इंटरफेरोन है कि जिनको यूज़ किया जाता है? तो ये जो इंटरफेरोन है पर्टिकुलर जो आईएनएफ अल्फा है, जो अल्फा इंटरफेरोन है, इसका सिग्निफिकेंट स्केल पर ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है इन ट्रीटमेंट ऑफ हिपेटाइटिस बी। तो इसको यूज़ किया जाएगा इन केस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ हिपेटाइटिस बी, क्योंकि हिपेटाइटिस किसके वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी, हिपेटाइटिस डी, हिपेटाइटिस ई। तो ऐसे इन केस ऑफ हिपेटाइटिस बी। इन एडिशन जो हिपेटाइटिस है, ये जो इंटरफेरोन है उनको और टेस्ट किया जाता है इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर और बाकी की जो वायरल डिसीज है। तो वहाँ पर INF interferon is also being tested, is also being used। इसको कहाँ पर यूज करेंगे हम? is also being tested for treatment of cancer and viral disease। ये बोला था मैं आपको, कैंसर एंड वायरल डिसीज लाइक एड्स, वायरल डिसीज, वहाँ पर इनको यूज करना होता है। उसके बाद देखो हिरुडिन है जो ब्लड क्लॉटिंग करता है, वो मैंने आपको बोला पहले। तो उसके अंदर क्या करते हैं, जीन कोडिंग फॉर हिरुडिन वाज केमिकली सिंथेसाइज एंड जीन इज ट्रांसफर टू ब्रासिका नार्पस वेयर हिरुडिन एक्युमुलेट इन द सेल, और हिरुडिन प्यूरिफाइड करके उसको एज मेडिसिन यूज किया जाएगा। तो मास प्रोडक्शन ऑफ ड्रग एंड प्रोटीन इन द ट्रांसजेनिक एनिमल एंड क्रॉप इज यूज्ड अ बायोरिएक्टर। तो उसको कहा जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मिंग या मॉलिक्यूलर फार्मिंग। ये दोनों वर्ड याद रखें, इसका मीनिंग क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मिंग, या इसको ये वर्ड भी यूज करते हैं फार्मिंग, PHARMING, क्योंकि ये जो वर्ड है फार्मिंग, फार्मेसी मीन्स प्रिपेयरिंग मेडिसिन। तो इसके अंदर क्या करता हूँ, मास प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब बल्क में प्रोडक्शन हो रहा है। मास प्रोडक्शन, किसका मास प्रोडक्शन कर रहा है? ड्रग और प्रोटीन, ऑफ ड्रग एंड प्रोटीन। कहाँ से? फ्रॉम ट्रांसजेनिक एनिमल। इसके लिए यूज कर सकते हैं हम ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक एनिमल या क्रॉप, दोनों भी यूज कर सकते हैं, एनिमल और क्रॉप कि जो, और इसके साथ क्या यूज किया जाएगा, बायो रिएक्टर जिसको कहा जाता है फर्मेंटर। तो ये रहेगा, इसको कहा जाएगा दिस वन। और इंट्रोड्यूसिंग द यूजफुल जीन इन द प्लांट कैन सर्व एज बायोरिएक्टर टू मॉडिफाई कंपाउंड लाइक अमीनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन, ड्रग्स, एंजाइम, सो ऑन। हम ये सब सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन रहेगा। तो यहाँ तक आप याद रखिए, और जो भी आपके सजेशन है या आप कमेंट कीजिए जिससे मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है, तो मैं ऐसे और लेक्चर बना सकता हूँ, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच।